तो ये अब केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, आप जानते हैं अगर एटम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, एटम यानी परमाणु की बात किया जाए, तो हम लोग पढ़े थे परमाणु क्या होते हैं, पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं। कौन कण होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो होता क्या है, तो इन्हीं के मिलने से परमाणु एटम मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। किसके मिलने से? एटम के मिलने से मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण होता है। और जो एटम होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बात समझ में आ गया? तो हम बात करें फिर से कि जो परमाणु होते हैं पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं। कौन कण होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बात समझ में आया? और परमाणुओं के मिलने से एटम का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बात समझ में आया? परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम सबको परमाणु के विषय में ही पढ़ना है, उसके विषय में जो आविष्कार हुआ, जो एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, तो उन सब के विषय में हम लोग को पढ़ना है। बात समझ में आया? तो अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसको लिखते चलेंगे। ये देखिए, आगे लिख लीजिए, द existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers year 400 BC who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. Building blocks of matter. एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में आप पाया जाना कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड, प्रस्तावित किया गया था। हैज बीन प्रपोज्ड प्रस्तावित किया गया था सिंस द अर्ली इंडियन, यानी कि बहुत पहले अगर देखेंगे परमाणु के संबंध में तो बहुत पहले ही भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा परमाणु के अस्तित्व के विषय में बताया गया था। बहुत पहले ही बता दिया गया था। लेकिन उसके बाद ऐड दिया हुआ है ग्रीक फिलासफर माने दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता क्या है, अगर देखेंगे तो जो साइंटिस्ट होते हैं तो साइंटिस्ट के बाद थोड़ा सा और हो जाता है तो फिलासफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। बात समझ में आया?
तो जो ग्रीक फिलासफर थे उनका क्या क्या है ये 400 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब हाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी कि अगर हम बात करें इस समय ईसा मसीह सब चलता है ना, ये कौन यूज होता है 2022 चला है ना ये, तो यानी कि उसके 400 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसवी संवत जब प्रारंभ हुआ था, ईसा मसीह संवत जब प्रारंभ हुआ था, उसके 400 वर्ष पूर्व क्या हो गया था, ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक साइंटिस्ट who were the view मन देखना था that of atoms are the fundamental building blocks of matters। जो ग्रीक दार्शनिक थे वो 400 बीसी पहले बताए थे कि क्या होता था कि जो पदार्थ होते, जो द्रव्य होते हैं, उनका जो निर्माण की इकाई है एटम है। हाथ मुंह लगाइए, क्या इकाई है, एटम है। किसकी इकाई, मैटर यानी द्रव्य की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैटर यानी द्रव्य होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। फंडामेंटल, उसकी मूल कण, फंडामेंटल इकाई है क्या था, एटम। कब बनाए थे लोग, 400 बीसी पहले, कौन सी, ग्रीक फिलासफर। लेकिन उसके पहले अगर बात करेंगे तो इंडियन साइंटिस्ट उससे पहले ही ये बता दिए थे, भारतीय वैज्ञानिक उसके पहले 400 बीसी के पहले ही क्या करते थे, बता दिए थे कि जो पदार्थ होते हैं उनका जो निर्माण होता है वह किससे होता है, एटम से हुआ है। बात समझ में आया। तो ये था उसके विषय में ये जो चीजें हैं वो हिस्टोरिकल पॉइंट है। हिस्टोरिकल मतलब समझते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब जैसे जो जिस तरह से है उसी तरह से आपको लिखना भी पड़ता है और उसी तरह से आप भी करना पड़ता है। बात समझ आया। तो जो ये चीजें है वो क्या है, हिस्टोरिकल है, इतिहास टाइप में है, इसके ऐसे ही लिखना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें जरा लिखेंगे एटम, वैसे लिखो एटम, एटम। एटम लिखे तो जो एटम है अगर देखा जाए ये ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड ये देखो ओ क्या है, टोमियो, ओटोमियो, ओटोमियो, ग्रीक शब्द ओटोमियो। अब बात आ गई एटम शब्द कहां से बना, ओटोमियो शब्द, कहां से, ओटोमियो शब्द से। अब इसको भी पूछ सकता है ओटोमियो शब्द है वो कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। बात समझ में आया। तो एक बात नई चीज निकल के आई कि जो एटम शब्द है वो कहां से बना, ओटोमियो से। ओटोमियो क्या है, ग्रीक शब्द है। बात समझ में आया। अब इसका मतलब देखो, ओटोमियो का मतलब होता है, ये होता है अनकटेबल। इसका मतलब क्या हो गया, अनकटेबल। जी अन लगा दिया, कट मैंने काटना, कट मैंने काटना, अन लगा दिया तो जिसे काटा नहीं जा सकता है। तो ओटोमियो का मतलब हो गया अनकटेबल, जिसे और छोटे टुकड़ों में हम काट नहीं सकते। तो उसी शब्द से एटम शब्द का निर्माण हुआ। अनकटेबल या आर करके लिख दो, नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल, डिवीजन में बांटना, डिवीजन में बांटना। तो नॉन लगा दिया गया तो जिसे और छोटे शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गया। इसमें किसी कोई दिक्कत, नॉन डिविजिबल या अनकटेबल। अब एक चीज और देखो, इसके अगर मतलब ऐसे लिख दिया जाए कि क्या हो गया, डाल्टन, पढ़े थे आप, डाल्टन्स थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, RY, ये था 1808 यानी 1808। ठीक है। आपको याद होगा पहले चैप्टर में पढ़े थे, जब फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़े थे तो याद होगा कि डाल्टन साहब ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था।
अपना कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखा था जिसे डाल्टन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उस पर आपने पढ़ा था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिसे और अधिक छोटे कणों में बांटा नहीं जा सकता। यही पढ़े थे। तो क्या हो गया, तो इसके संबंध में, किसके संबंध में, एटम के संबंध में, किसके संबंध में, एटम के संबंध में सबसे पहले जो थियरी दी गई थी वह डाल्टन के द्वारा प्रपोज किया गया था, दिया गया था। कब दिया गया था? 1808 में। ठीक है, ये 1808 को हम क्या करेंगे, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी कर सकते। क्यों भाई, इसको 18th सेंचुरी कहें कि 19th सेंचुरी कहें? ये 1808 है, 1808 है, तो इसको सेंचुरी में शताब्दी, तो इसको 18वीं शताब्दी कहेंगे कि 19वीं शताब्दी कहेंगे? इसको कहेंगे। क्यों? अरे भाई 18, इसका मतलब क्या हो गया, 1800 तो बीत गया, 1808 है, यानी 1800 तो बीत गया। अब 8 वाला किसमें चला है, 19वां वाले में चला है। तो इसको क्या कहेंगे, इन द अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। भाई 9:30 हुए तो 9 तो बज ही गया, उसके बाद 10 वाले में 30 हो गया है ना, बात समझ में आ गया। तो ये क्या गया, 1808 है, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, बात समझ में आ गया। तो ये है 1808, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन दिया था, डाल्टन ने दिया था। क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, प्रथम परमाणुीय सिद्धांत कहते हैं, जो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके संबंध में, एटम के संबंध में। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब और देखो, ये जो ये लिख दिया जाए, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी लिख दो। ये क्या था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी था। ये क्या था, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। क्या थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। जॉन डाल्टन क्या थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और क्या था, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, यानी ब्रिटिश में स्कूल थी, उसकी क्या थे, वो पढ़ाने वाले थे, टीचर थे। याद होगा तुम लोगों को। अभी तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुने होंगे, नाम सुनते, फादर ऑफ जेनिस कहे जाते हैं। वो भी क्या थे, चर्च के पादरी थे। वो भी सोचो उस समय उन्होंने क्या किया था, अपना सिद्धांत दिया था जेनिस के संबंध में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिन्हें फादर ऑफ जेनिस के नाम से जाना जाता है। सब लोगों ने लिखा। अब ये देखो, जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दिया था, ऐसे लिखो, एक्सप्लेन। जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, याद होगा तुमको कि जैसे विज्ञान के साथ क्या है, साइंस के साथ क्या है, जो आज है, बस समझ रहे, साइंस के साथ ऐसा नहीं है कि आज हम जो जान रहे हैं वो हमेशा के लिए सही होगा। विज्ञान के साथ, जो साइंस के साथ है, जो आज तक हम जान रहे हैं, यह नहीं है कि आज सही है तो कल सही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो थियरी है वो अभी तक की जानकारी के अनुसार ठीक है, अभी तक की जानकारी के अनुसार ठीक है। हो सकता है कल या आज ही कोई नया ऐसा आविष्कार हो जाए, क्रांतिकारी आविष्कार हो जाए, जिसकी वजह से वो चीजें गलत हो जाए। बात समझ में आया? तो हमें पढ़ेगी जो जॉन डाल्टन साहब ने थियरी दिया था, उन थियरी के द्वारा कुछ चीजों की तो व्याख्या हो जाती थी, कुछ चीजों की क्या होता है, एक्सप्लेनेशन हो जाता था, व्याख्या हो जाता था, लेकिन कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए। बात समझ में आया? तो यही हम लोग को लिखना है कि एक्सप्लेन। तो जॉन डाल्टन की थियरी थी, क्या किस चीज की व्याख्या कर पाती थी या किस पे सुटेबल बैठती थी। बात समझ में आया? तो यही लिखो, एक्सप्लेन में ये लिखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पढ़े लोग,
इसको भी जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था वह एक्सप्लेन कर पाया था सही सही। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देता प्रश्न पूछता रहता है, घुमा फिरा के पूछता रहता है कि जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था वह किसकी व्याख्या सही प्रकार कर पा रही थी। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी भी व्याख्या उनका थ्योरी सही कर पा रही थी। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये भी पढ़ चुके हैं। इस थ्योरी की भी व्याख्या जॉन डाल्टन का सिद्धांत कर पा रहा था। और तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन चीजों की व्याख्या जॉन डाल्टन का थ्योरी स्पष्ट रूप से कर पाता था। तो इसी को विकल्प के रूप में देखा, जॉन डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन, जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था व्याख्या कर पाई, कुड एक्सप्लेन। ठीक है, नंबर 1 ए विकल्प हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा और सी ऑप्शन हो जाएगा और डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम, डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम। तो डी वाला काट दिए तो सही है। 3 नंबर, अब किसी ए को किए तो -1 नंबर। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से -1 नंबर वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में आपको हर फैक्ट, सभी फैक्ट को क्या करना, आसपास रूप से जानना है। ठीक है, तो इसलिए जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंटली पढ़िए और क्लियर करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उनकी थ्योरी। अब जरा नीचे एक लेवल लिख दिया जाए, तो खेल कर सकते हो, या कुड नॉट एक्सप्लेन, किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, क्या, जॉन डाल्टन की थ्योरी, किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, जॉन डाल्टन की थ्योरी। बैठिए, ठीक, तो कुड नॉट एक्सप्लेन, तो इस पे ये चीज आपको लिखना है, इट वाज सो, क्या है, इट वाज नो दैट substances like glass are ebonite when rubbed with silk or fur generate electricity. Generate electricity. हो गया? क्या लिखा? जैसे आप पढ़े क्लास 8 में पढ़े थे, एक बात आती है चार्ज एंड डिस्चार्ज, आवेशन की। क्या होती है? चार्ज का आवेश और चार्ज करने की क्रिया को आवेशन यानी चार्जिंग। इसमें बताया गया था कि क्या कहते हैं, जब बिल्ली के खाल जाते हो, बाल आता है उस पे, या यहाँ क्या लिखा गया है, ये ग्लास है, ग्लास समझ रहे हो, या लिखा गया इबोनाइट, ग्लास की छड़ या इबोनाइट की छड़ हम क्या करते हैं, रब मने मलना, रब मने मलते हैं, रगड़ते हैं किस पे, सिल्क यानी कि रेशम पर, या फर मने भाई फर समझते हो, अरे
अरे भाई फेदर जो यूज करते हो, फेदर फर और स्वेटर नहीं यूज करते हो। फर का मतलब महीन, जो बाल होता है उससे जो महीन होता है उसके जो बनता है उसी को फेदर कहते हैं। जैसे पक्षियों में जो होता है पंख हो गया, पंख, और पंख की इकाई को फर बोलते हैं। बात समझ में आया? पंख चिड़िया समझ रहे हो ना? तो चिड़िया का पंख होता है, अब उसकी जो एक इकाई होती है यानी कि जो मिल के बना होता है उसी को फर बोलते हैं। याद होगा तुमको जो गर्मी में स्वेटर आता है कुछ लेटेस्ट वाला आता है, फर फर कदे जैसे बाल जैसे रोए जैसे दिखाई देता है, तो उसकी एक इकाई को फर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? यूनिट ऑफ विंग यानी पक्षियों के जो पंख होती है उसकी जो एक इकाई होती है उसको फर कहते हैं। बात समझ में आया? तो फर पर ग्लास या क्या कहते हैं इमोनाइट की छड़ रगड़ते हैं तो उसपे आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको थोड़ा तो और दूसरी तरह समझो, जैसे अभी कभी कभी तुम कपड़ा निकालो, जैसे सिल्क वगैरह कपड़ा रहता है, कभी निकालो चट चट की आवाज आती है। कभी ऐसे कपड़ा निकालो, होता क्या है कि जो सिल्क व रेशम है तो जब हम पहनते हैं दिन भर मान लो पहने चल रहे हैं तो कपड़ा हिल डुल रहा है और हमारे शरीर पे पतले पतले रोए हैं ही, तो उन रोए से लगातार ऐसे कपड़ा हिलते हिलते घर्षण करते करते उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए जब हम कपड़ा निकालते हैं तो आपस में स्पार्क होती है और चट चट की आवाज महसूस होती, कभी सुनने की देगा। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज है, तो इसको आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यही इसी चीज की व्याख्या लिखा गया है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली क्या हो गया कि ग्लास या इमोनाइट की छड़ जब क्या करते हैं रेशम या फर पर जहां पर रगड़ते हैं तो उसमें जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? कुड नॉट एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थियरी था वह इसकी व्याख्या नहीं कर सका। और सीधे एक शब्दों में कहे तो जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेशन की क्रिया होती है, चार्जिंग की जो क्रिया होती है उसकी व्याख्या जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन। तो एक चीज यही होगा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग ग्लास ऑन सिल्क, ठीक है, could not explain by John Dalton's atomic theory। बात समझ में आ गया? तो ये था जॉन डाल्टन का थियरी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उनका जो सिद्धांत था किन किन चीजों पे किन किन सिद्धांतों की व्याख्या किया और किस पर व्याख्या नहीं कर पाया, उसके विषय में समझा आप लोगों ने। उसके पहले ये भी बात हुई थी सिद्धांत में जो आज साइंस में जो आज चीज है इसकी गारंटी नहीं है कि कल भी वो सही रहेगी। बात समझ में आया? जैसे पहले में पढ़े, इन्होंने बताया परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। परमाणु को और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। बात समझ में आया? तो अभी तक हम यही पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं और जो नाभिक होता है वो विभाजित नहीं होता है। लेकिन आगे पढ़ोगे कि जो नाभिक होता है वो भी कई चीजों से मिलकर बना होता है, मेसान है, पाई मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, तमाम प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि कोई विभाजित होने वाले नहीं है। तो ये पहले का सिद्धांत है। हिस्टोरिकल चीजें, ऐतिहासिक चीजें हमको याद करना पड़ेगा। बात समझ में? हाथ मुंह पे नहीं रखना, ठीक है? तो इस प्रकार से आगे लिखेंगे। अब ये निकालेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है? ऐसे हिस्टोरिकल चीज है। ये है इन 1830, 1830। ये साहब थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सो दैट इफ electricity is passed through
solution of an electrolyte chemical reactions occurred at the electrode. Liberation and deposition of matter at the electrode. At the electrode. पढ़ा आप लोगों ने, डाल्टन ने बताया परमाणु अविभाज्य होता, परमाणु और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। कब बताया था? 1808 में, 1808 में बताया था। ठीक है, अब बात आ गई 1830 की। क्या है? 1830। बात सन 1830 साहब थे माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये देखिए क्या किया था। उन्होंने सिद्ध किया था इफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्या करते हैं? पास्ट प्रवाहित करते हैं। विद्युत क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। किसमें? सॉल्यूशन में। थ्रू ए सॉल्यूशन बना बिलियन, सॉल्यूशन में बिलियन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की हिंदी विद्युत अपघट। इलेक्ट्रोलाइट की हिंदी विद्युत अपघट। अब बात आ गई इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी आ गई? इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट का मतलब होता है, विद्युत अपघट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनके विलयन में, किसके विलयन में? ऐसे पदार्थों के विलयन में जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। बात समझ में आया? धनायन और ऋणायन में क्या होता है? टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहता है? विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ गया? फिर समझिए, इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस on which on solution of those substances when we apply electricity they divide plus and minus ions। बात समझ में आ गया? फिर वही चीज समझा गया कि विद्युत अपघट आधा मुख से विद्युत अपघट क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन में, किनके विलयन में? विद्युत अपघट के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो उनको विद्युत अपघट कहते हैं। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो गया? किसके सॉल्यूशन में? इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में यानी विद्युत अपघट के सॉल्यूशन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, आगे क्या हो गया? तो कामा के बाद लिखा गया है केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें किस पे? एट द इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। कब हुई? विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए तब हुई। कब हुई? विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तब हुई। क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। कहां हुई? इलेक्ट्रोड पर। कहां हुई? इलेक्ट्रोड पर। क्या हुआ? देखो यार, लिबरेशन माने होता है मुक्त होना, लिबरेशन माने मुक्त होना, या डिपोजिशन माने जमाव, डिपोजिशन माने जमाव ऑफ द मैटर एट इलेक्ट्रोड। बात समझ में आया? तो कुछ चीजें मुक्त होती है, लिबरेट होती हैं, और कुछ चीजें क्या होती है? उस पर जमा हो जाती हैं, डिपॉजिट होने लगती है। बात समझ में आया? तो इस घटना को उन्होंने क्या देखा? माइकल फैराडे देखा। इसके संबंध में उन्होंने नियम भी दिया है, विद्युत अपघट का नियम, जो आगे हम लोग सेकेंड ईयर वाले चैप्टर में टच करेंगे तो आएगा। देता है विद्युत अपघट के फैराडे का नियम बताइए। बात समझ में आया? तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सीधा सीधा आसान शब्दों में कहें तो क्या था? माइकल
फैराडे ने यह प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोडों पे होती है। किस पे होती है? इलेक्ट्रोड पर होती है। उसमें इलेक्ट्रोड पे कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं, लिबरेट होते हैं, या कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं, डिपॉलिटेशन हो जाते हैं। बात समझ में आया? ऐसा उन्होंने सिद्ध किया था। कौन? माइकल फैराडे ने। बात समझ में आया? तो आखिर ये क्यों ऐसा होता है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग लिख चुके हैं? ठीक है। बात समझ में आया? माइकल फैराडे। ठीक है। अब एक और चीज हम लोग को लिखना है जरा, ये चार्ज CHARGE, चार्ज आवेश कहते हैं। बस ऐसे टाइप के लिख लीजिए, समझना है आपको। चार्ज आवेश। ठीक है। पढ़े हुए क्लास 6 7th में है, 7th में है ये। जब क्या करते हैं हम, जब किसी, अभी इसके पहले पढ़े थे, जब क्या करते हैं बुनाई या ग्लास की छड़ों की चीज पे रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे चीजों को अपने प्रति आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसी को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज यानी आवेश कहते हैं। कि चार्ज क्या होगा? जब किसी पदार्थ को, या कह सकते हैं कि दैट इज स्पेशल फिनोमेना दैट अट्रैक्ट और रिपेल द सबस्टेंस स्मॉल पार्टिकल। आवेश क्या हो गया? वह गुण हो गया, पदार्थों का वह गुण हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसे अपनी तरफ या अपने से दूर छोटी छोटी चीजों को या तो आकर्षित करने का या तो प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ट्राई करने के लिए जैसे जाना अपने घर, ठीक है, कंघी खूब बाल में रगड़ना और कहा एक छोटे टुकड़े फाड़ के ऐसे रखो तो कंघी में कागज का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा चिपक जाता है। क्यों? उसमें गोंद लगा है? नहीं, ड्यू टू आवेश यानी चार्ज की वजह से होता है। बात समझ में आया? तो चार्ज क्या हो गया? वह पदार्थों का वह गुण हो गया जिसकी वजह से अपनी तरफ छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को चार्ज कहते हैं। पूरा इलेक्ट्रिसिटी यानी पूरा विद्युत जो हम लोग पढ़ते हैं सब इसी पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? अब एक और चीज हम लोग को जानना है, इसके पहले ये चीज लिखना है। ये हो गया लाइक चार्ज, like charge repel each other and unlike charge attract each other। ठीक है। अब इसका क्या मतलब लिखा गया है? लाइक चार्ज यानी समान आवेश। लाइक चार्ज में समान आवेश, रिपेल माने प्रतिकर्षित करना, दूर हटाना। रिपेल माने प्रतिकर्षित करना, यानी समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को दूर करते हैं। बात समझ आया? और फिर दूसरा अनलाइक, असमान चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि असमान चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। जैसे मान लो ये चार्ज है, एक तो प्लस होता है, एक तो माइनस होता है। चार्ज दो होते हैं, एक प्लस चार्ज होते हैं, दूसरा माइनस चार्ज होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर दोनों प्लस प्लस है, एक दूसरे के प्रति क्या होगा? प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो एक दूसरे को दूर करेंगे, कितना भी चिपकाने की कोशिश करोगे नहीं चिपकेंगे। बात समझ में आया? ये समान है, जब माइनस माइनस ही रहेंगे तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन यदि यह प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है। या कभी चुंबक पे आप देखे होंगे, चुंबक वाला प्रैक्टिकल करके देखोगे तो चुंबक क्या होता है? जो समान चुंबक, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो कभी समान ध्रुवों को एक साथ नहीं जोड़ पाओगे। दोनों नॉर्थ नॉर्थ रहेंगे तभी नहीं चिपकेंगे, दोनों साउथ साउथ आपस में नहीं चिपकेंगे। बात समझ में आया? तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ है कि लाइक चार्ज यानी समान जो आवेश है एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, चाहे वो धन ही हो
या ऋण ऋण हो, लेकिन अनलाइक यानी असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा। तो ये है इस, जैसे मान लो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता है, इसलिए इसको समझाया गया। बात समझाया तो आप चार्ज समझे और उसके बाद क्या समझे, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला पढ़े। अब इसके बाद से हम लोग को डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन वाला है उसके जो मूल बिंदु है उसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। अब लिख दीजिए इन मिड 1850 many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube। बनाया फिगर बना दो, ड्रा द फिगर इमीडिएटली। ठीक है,
लिख लिए, तेजी से लिखा हुआ, जैसे लिख दिया तो लिखते चले जाओ आप, पहले लिखते तो बोलते भी है ना, तो सिर्फ से तो लिखा गया है इन मीड 1850 यानी कि मध्य 1850 में क्या किया गया था, मेनी साइंटिस्ट ढेर सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, उसमें कौन था, मेरली मुख्यतः कौन, फैराडे। कौन थे, फैराडे। इसके पहले दिया था उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट वाला पढ़े थे, फैराडे ने दिया था, तो उसमें फैराडे ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था, स्टडी किया था। देखो लिखा गया है बिगन टू स्टडी, अपना अध्ययन प्रारंभ किया, किस पे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, विद्युत स्फुलिंग उसको कहते हैं, ठीक है, उसी पे अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। पार्शियली इवैक्यूएटेड यानी आंशिक रूप से इवैक्यूएटेड, मतलब उसकी आवाज आप हम कम कर देते हैं, बात समझ में आया, तो उसी को इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसको क्या कहते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया। फैराडे ने क्या किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पर अपना प्रयोग किया। कब किया, 1850 मिड 1850 में। बात समझ में आया। अब ये देखो जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वह क्या होता है, तो ये देखो ऐसे ये ग्लास की बनी हुई यानी कांच की बनी हुई नलिका होती है। किसकी बनी है, ग्लास की यानी कांच की नलिका हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, माइनस वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये कांच की बनी जो ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो ऋण वाले को कैथोड कहते हैं और धन वाले को एनोड कहते हैं। इसमें एक और चीज देखो लिखा गया है, टू वैक्यूम पंप, टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, वैक्यूम का मतलब निर्वात। अब निर्वात का क्या मतलब, निर्वात का मतलब जैसे पढ़े हो कि हर जगह हवा मौजूद रहता है, जैसे यहाँ पे है तो हवा मौजूद है। बात समझ में आया। हम देख नहीं रहे फिर भी कुछ मौजूद है, हमको दिखाई नहीं दे रही है फिर भी हवा मौजूद है। यदि हम इसमें से इस कंटेनर में से ये वैक्यूम पंप जैसे लगा के, और वैक्यूम पंप क्या करता है, उसमें चूस के हवा निकालता है, चूस के क्या करता है, हवा निकाल देता है। हम ऐसे पंप निकालते हैं, इसके अंदर प्रेशर खींचेंगे तो इसके अंदर जो भी हवा रहेगा उसको निकाल देगा। बात समझ में आया। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, निर्वात उत्पन्न करने की स्थिति वाला ऑपरेटर है या मशीन है। बात समझ में आया। तो इसकी थ्रू हम क्या करते हैं, इसके अंदर की जो वायु है लगभग निकाल देते हैं, यानी बहुत कम, जो दाब होगा वो बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वैक्यूम पंप की सहायता से उसके अंदर का वायु दाब बहुत ही कम कर देते हैं, वायु दाब बहुत ही कम कर देते हैं। अर्थात इसमें जो अधिकांश गैस है सबको हम निकाल देते हैं, बहुत कम गैस इसमें छोड़ी जाती है। बात समझ में आया। तो वैक्यूम यहाँ देखो ये लिखा गया है, इसमें हाई वोल्टेज दिया गया। ठीक, अब ये जो होता है देखो आगे पढ़ोगे, जो एक ऐसे रहता है सेल का पहचान है, ऐसे है तो विद्युत सेल का पहचान है। ठीक है, ये वाला छोटा वाला माइनस ध्रुव को प्रदर्शित करता है और बड़ा वाला प्लस को प्रदर्शित करता है। और जब ये ढेर सारा लगा देंगे तो ये बैटरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैटरी। यानी कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया, और केवल एक से रहता तो सेल रहता। बात समझ में आया। वो किस लिए, यहाँ पे लिखा गया हाई वोल्टेज, उच्च विभवांतर इसके बीच उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आया। यानी कि क्या हो गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाया, निर्वात पंप यानी वैक्यूम पंप की सहायता से उसके अंदर का वायु दाब बहुत कम किया, और हाई वोल्टेज यानी उच्च विभवांतर आरोपित किया। तो एक प्रकार की अदृश्य कीड़े निकलती है, एक प्रकार की अदृश्य कीड़े निकलती है। बात समझ में आया। जो इसके इधर और फिर एक दूसरा फिगर बनाएंगे तो वे छिद्रित एनोड लेते हैं और यहाँ पर जाकर के ये चमक उत्पन्न करके आगे हम पढ़ेंगे। तो उन कीड़ों को क्या नाम रखा गया, कैथोड कीड़े रखा गया। फिर अगर इतना ही समझे कि क्या हो गया, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही कम दाब पर उनके बीच लगे इलेक्ट्रोडों में उच्च विभवांतर आरोपित किया गया, तो एक प्रकार के अदृश्य कीड़े निकलती हैं।
एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जो सामने जाकर के और जिंक सल्फाइड से टूटे हुए भाग पर टकराकर चमक उत्पन्न करती है। तो ये जो किरणें निकल रही थी कहां से निकल रही थी? कैथोड से। कहां से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैथोड रे। क्या रखा गया? कैथोड रे रखा गया। क्यों? क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, अदृश्य किरणें थी। बात समझ में आया? तो इनका नाम रख दिया गया क्या चीज? कैथोड रे। और इस ऑपरेटर्स का नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कोई दिक्कत किसी को? इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे अभी। नीचे लिख दो, जो फिगर में आया था उसके आगे नीचे लिख दो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज through the gases could be observed only at very low pressure. Very low pressure and at high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation when sufficient high voltage is applied across the electrode electrodes current start flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode यानी कैथोड to the
पॉजिटिव to the positive electron यानी एनोड। ठीक है, लिख लिए, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग पढ़े कि क्या था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये बनाया गया था ना, ऐसे ऐसे बनाया गया था। सरकारी स्पीड में बना देना, मान लो इसको ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप वाला था, ये बनाया गया था। ये वाला क्या था, कैथोड था यानी लीड था, ये वाला एनोड था यानी धन था। बात समझ में आया? अब देखो क्या लिखा गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैसेज। ठीक है, कहा किया गया है, गैसेज कुड बी ऑब्जर्व एट ओनली वेरी लो एंड हाई वोल्टेज। बात समझ में आया? जब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें जब उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, कब? लो प्रेशर पे, जब इसके अंदर जो वायु दाब है बहुत कम है, बहुत कम है, और इसके बीच उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, तो क्या क्या लिखा गया है, देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विद्युत स्प्रिंग होती है। बात समझ में आया? यहां से ऐसे किरणें निकलती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन बात यह है कब होती है, तो कंडीशन ये है कि लो प्रेशर चाहिए और हाई वोल्टेज चाहिए, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। उसके बाद लिखा गया है प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न गैसों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखना, सोचने इस बात को कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हम अलग अलग गैसों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग गैस के उपयोग करने के लिए उसका दाब भी कम अलग अलग प्रकार से करना पड़ेगा और वोल्टेज की वैल्यू भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आया? फिर समझिए, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें हम क्या करते हैं, कम दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, तो कैथोड से एनोड की ओर एक किरणें निकलती हैं जो अदृश्य होती हैं, निकलती तो है लेकिन क्या अदृश्य होती हैं, तो वो किरणें उत्पन्न होती है। चूंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए नाम रखा गया कैथोड, कैथोड रे रखा गया। बात समझ में आया? लेकिन साथ साथ यह भी बताया गया, इसमें हम जो गैस है इसका हम गैस को बदल सकते हैं। मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस रख सकते हैं। तो जैसे जब हम गैस बदलेंगे तो इसके अंदर जो वैक्यूम वाला है उसका भी मान बदलना पड़ेगा और जो वोल्टेज है उसका भी वैल्यू बदलना पड़ेगा। बात समझ में? ये नहीं है कई किताब में मिलेगा, जो पुराने वाली किताब में मिलता है कि 10,000 11,000 वोल्ट कराते, तो 10,000 11,000 वोल्ट उत्पन्न तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वोल्ट में सभी गैसों का ऐसा हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे गैस बदलेंगे उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, वैसे वैसे वोल्टेज और वैल्यू प्रेशर बदलना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो वह लिखा गया है प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्ट, हमको एडजस्ट करना पड़ता है, ई वैल्यू टू टी वैक्यूएशन। बात समझ में आया? वैक्यूम पंप की सहायता से व्हेन सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई, जब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और पर्याप्त, सफिशिएंट में पर्याप्त, जब पर्याप्त उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड यानी दोनों ध्रुवों के बीच, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, धारा बहती है। क्या बहती है? धारा बहती है थ्रू ए स्ट्रीम पार्टिकल्स, इसमें कणों का क्या करता है, धारा बहता है। कहां से फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैथोड कहते हैं, और से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात समझना, निगेटिव से पॉजिटिव वाले की तरफ एक कणों की धारा बहती है। चूंकि निकल रहे कि कहां से, कैथोड से, इसलिए नाम रखिएगा उसका कैथोड, नाम रखिएगा कैथोड रखा गया। ठीक है, तो ये था कैथोड रे, आप लिख चुके। इसके आगे तो इसमें याद करने वाली बात है क्या चीज, लो प्रेशर एंड
हाई वोल्टेज, ठीक है। साथ ही साथ गैसों का आप गैस बदल देते हैं तो प्रेशर और वोल्टेज भी बदलना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो कोई भी गैस लेंगे तो हम बदलेंगे तो चीजें बदल देंगे, और जब सुटेबल होगा तो उससे वो चीजें क्या होंगी, जो कैथोड किरण होंगी वो उत्पन्न होंगी। अब इसी में क्या किया गया, इसी में अब ये देखो जो आगे प्रैक्टिकल प्रयोग किया था उन्होंने, ऐसे ये था डिस्चार्ज ट्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैथोड वाले बनाए थे माइनस कैथोड, ये वैक्यूम पंप था ही, घर से बनाना सुंदर चित्र, यहाँ थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैथोड जो एनोड था, जो क्या था एनोड था, उसको छिद्रित ले लिया, परफोरेटेड। बात समझ में आया? क्या लिया, छिद्रित ले लिया। किसको लिया, एनोड को। किसको लिया, एनोड को। ये ठीक हो गया। अब क्या किया, उसी प्रैक्टिकल को आगे किया। हम लोगों ने पढ़ा डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लिया, एनोड लिया, कम विभवांतर कम दाब लिया, लो प्रेशर लिया, हाई वोल्टेज विभवांतर आरोपित किया, तो एक प्रकार से कीड़े इधर से इधर निकल रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। बात समझ में आया? तो अब उन्होंने क्या किया, आगे किया, ये जो था छिद्रित एनोड ले लिया। क्या लिया, छिद्रित एनोड। ये एनोड है यानी प्लस है, छिद्रित है, ठीक है। अब क्या होता था, फिर वही कंडीशन किया गया, लो प्रेशर हाई वोल्टेज। लो प्रेशर हाई वोल्टेज किसमें लिया गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में। क्या क्या गया, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। और क्या किया गया था, छिद्रित, परफोरेटेड, छिद्रित। छिद्रित क्या लिया, एनोड लिया। कैथोड तो वैसे एज इट इज था ही, लेकिन लिया गया। और यहाँ पे क्या किया, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड से यहाँ पे ऐसे केमिकल है, फास्फोरेसेंट कहते हैं उसको, प्रतिदीप्त उत्पन्न करने वाला। बात समझ में आया? तो जब यहां से जब वो किया गया तो ये तो दिखाई दे नहीं है, ये केवल सिंबल दिखाया, ऐसे निकलती है, दिखाई नहीं देती है। अब क्या हुआ, जब इधर से इस छेद के रास्ते कीड़े ऐसे निकल रही थी, तो जैसे जिंक सल्फाइड पे टकराती है, यह चमक उत्पन्न करती है। जिंक सल्फाइड पे टकराती है तो क्या करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो कैसे पता चला कैथोड किरण निकलती है, कैथोड बल अगर पूछे कि कैसे पता चला कि कैथोड किरण निकलती है, तो क्या होगा, छिद्रित एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसपे कैथोड किरण टकराती है और चमक उत्पन्न करती है। बात समझ में आया? तो जिंक सल्फाइड। तो प्रश्न पूछता है कौन सा, किस पदार्थ का लेप लगाया गया था एनोड के पीछे, तो हो जाएगा जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में क्या होता है कि जब कैथोड किरण पड़ती है तो टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है। इसी चीज का उपयोग टीवी में भी करते हैं। आजकल वाले टीवी नहीं, पहले डिब्बा वाला टीवी, डब्बा वाला टीवी से इतना लंबा चौड़ा होता है, उसमें भी देखो तो क्या होता है, एक कैथोड निकलती है, कैथोड किरण निकलती है, पीछे का भी खुला हुआ देखो वैसे पीछे रहती है, तो वहां से कैथोड किरण निकलती है और आगे जो स्क्रीन रहता है उस पर ये पदार्थ पोता गया रहता है। जब कैथोड किरण उस पर टकराती है, चमक उत्पन्न करती है, आपको दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो क्या है, इसी चीज का उपयोग जो पहले वाली टीवी थी उसमें भी करते हैं, टेलीविजन में। बात समझ में आया? क्या करते हैं, उसमें जिंक सल्फाइड उसमें भी आगे स्क्रीन के अंदर लगाया गया रहता है, और उसमें जो पीछे वाला आता है कैथोड किरण उत्पन्न होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैथोड किरण उत्पन्न होती है और आगे जाके जिंक सल्फाइड पे टकराती है, और टकराती है तो चमक उत्पन्न होता है और वो चीजें हमको दिखाई देती है। बात समझ में आया? आगे क्या किया गया कि छिद्रित एनोड लिया गया और उसके पीछे जिंक सल्फाइड नमक पदार्थ का लेप लगा दिया गया, और जब पूरे इस प्रयोग को जारी किया गया तो कैथोड किरण निकलती थी और एनोड के छिद्र के रास्ते पीछे गुजर के जब जाती थी तो टकराकर चमक उत्पन्न करती थी। बात समझ में आया? तो ये चीज है, तो चित्र घर से बना लेना, ये चीज लिख लो, ये याद करने वाली बात है। जिंक सल्फाइड जब कीड़े क्या करेंगी, टकराएंगी तो ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट स्पॉट कह सकते हो। आल्सो यूज इन टेलीविजन। आल्सो यूज इन टेलीविजन, इसी चीज का उपयोग
टेलीविजन में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इसका कैथोड किरणों का और जिंक सल्फाइड का, कैथोड किरण और जिंक सल्फाइड का। बात समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। किसने किया था यह? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। किसके लिए किया था? जिसका भैया इलेक्ट्रॉन के संबंध में। ठीक है, ये सब देखिए पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों है तो पूछेगा प्रतिदिन चमक। अब जरा लिखो, ये लिख रहा है रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये लिखो द रिजल्ट RESULTS रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स। ये जो प्रयोग किया गया था उसका क्या परिणाम आया? रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, परिणाम किसका? प्रयोग का। कौन प्रयोग का? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। नंबर 1 ये देखो द कैथोड रे स्टार्ट from cathode and move towards the anode। क्या क्या? कैथोड रे स्टार्ट, कैथोड रे प्रारंभ करती है। क्या हो गया? कैथोड रे स्टार्ट एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, कैथोड से उत्पन्न होती है और एनोड की तरफ जाती है, यानी रीढ़ से धन की ओर। रीढ़ से भाई कैथोड पढ़े थे, रीढ़ आवेशित होता है, एनोड धन आवेशित होता है, तो कैथोड से एनोड की ओर जाती है। क्या जाती है? कैथोड किरणें। नंबर 2 हो जाएगा these rays themselves are not visible but their behavior, BEHAVIOUR, behavior can be observed with the help of CRTAIN, certain kinds of materials with glow when hit by them। लिखा क्या लिखा? These rays themselves स्वयं, themselves माने स्वयं are not visible, ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, but behavior can be observed, उसके व्यवहार को देखा जा सकता है। कैसे? with the help of certain kinds of materials। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों से क्या करती है? ग्लो, चमक उत्पन्न करती है। when हीट बाय them, यानी कि जब विशेष प्रकार के पदार्थों पर जब ये टकराती है, हीट में टकराती है तो क्या करती है? चमक उत्पन्न करती है। क्या लिखा गया था? इसके पहले लिखा गया था कि इसमें किसका लेप लगाया गया था? जिंक सल्फाइड का। तो सर्टेन टाइप का करेंगे तो इसको मान और एक्सप्लेन करा लिख देंगे एज जिंक सल्फाइड, यानी क्या कहते हैं? when कैथोड रे हीट
OR अथवा false on zinc sulfide they create ग्लो। वे क्या करती है? चमक उत्पन्न करती है। कौन चमक उत्पन्न करी? कैथोड रे। किस पे करी? जिंक। बहुत अच्छे, गुड। जिंक सल्फाइड पे क्या करी? ग्लो उत्पन्न करी। ठीक है, अगला देखिए 3 वाला लिखेंगे। इन द ऑब्सेंस ऑफ, इन द ABSENCE, in the absence of electrical and magnetic, इलेक्ट्रिक OR लिख दो, इलेक्ट्रिक R अथवा मैग्नेटिक फील्ड, these rays travel in straight line भी लिख लो, straight line। लिखे क्या लिखे? लिखा गया इन ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत फील्ड या चुंबकीय फील्ड की अनुपस्थिति में, ऑब्सेंस में अनुपस्थिति में, दीज रे ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अब ये पढ़े थे, जैसे इसके पहले पढ़े थे मैग्नेटिक बिहेवियर में कि लाइक चार्ज रिपेल, यानी एक समान आवेश प्रतिकर्षित करता है और अनलाइक क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आया? तो लिखा गया इन ऑब्सेंस ऑफ, यानी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र न होने पर ये किरणें सीधी चलती है। यानी कि अगर मान लो ये कैथोड रे का जो पंप लगाया गया था, इसके तरफ हम क्या करें? प्लस, और ये कि ये एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो ये किरणें क्या होती है? ऐसे तरफ मुड़ जाती है, प्लस की ओर मुड़ जाती है। बात समझ में आया? मुड़ने का मतलब क्या हो गया कि इन कणों पर भी क्या है? आवेश है, क्योंकि तभी तो भाई हम लोग पढ़े कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इनमें क्या होगा? ये इन क्षेत्रों में मुड़ जाती है, अर्थात ये भी क्या होती है? आवेशित कण होती है। क्या होती है? आवेशित, यानी चार्ज पार्टिकल्स होती है, अर्थात ये जो कैथोड रे होती है वो अभी आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इसीलिए यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र से इसको गुजारा जाता है तो ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, यानी कि पॉजिटिव आवेश की तरफ ये मुड़ जाती है। और आगे प्रैक्टिकल वगैरह प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हो गया कि ये जो क्या थी? ये किरणें थी वह ऋण आवेशों से मिलकर बनी है। ठीक है, तीसरा वाला लिख लिए थे, चौथा लिख लीजिए। इन द presence, PRESENC, in presence of electrical or magnetic field, the behavior behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist
consists of negatively charged particles, ठीक है, उसी को कॉल इलेक्ट्रॉन। लिख लिया आपने, लिखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बिहेवियर ऑफ कैथोड रे, जो कैथोड रे जो था उसका जो व्यवहार है, आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्ट, जैसा उम्मीद किया जाता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे जो विद्युत आवेशित कण होते हैं उन्हीं के समान इसका व्यवहार होता है। किसका? कैथोड का व्यवहार होता है किसमें? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो व्यवहार होता है, जो निगेटिव आवेशित जो कण होते हैं उसी के जैसा होता है। तो यह क्या करता है? सजेस्ट करता है, सुझावित करता है, सजेस्टिंग, यह सुझाव देता है कि क्या हो गया? कैथोड रे कंसिस्ट, कैथोड रे जो है वह धारण करी है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कैथोड रे जो होती है वो इन आवेशित कणों से मिलकर बनी है, या कैथोड रे निगेटिव चार्ज आवेशित कणों को धारण करती है। बाद में इसी का नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। बाद में इसी क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। लास्ट यानी फिफ्थ लिख लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण ऑफ कैथोड रे, cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube, कैथोड रे ट्यूब। ठीक हो गया। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण, किसके? कैथोड रे के। डू नॉट डिपेंड, ये याद करना, डू नॉट डिपेंड, ये निर्धारित नहीं करते हैं आप मटेरियल, जैसे जो कैथोड या एनोड बनाया गया, मान लो लोहा का बना दे, तांबा का बना दे, सोना का बना दे, चांदी का बना दे, तो ये लिखा गया। प्लस तुमको भुलियाने के लिए पूछ सकता है कि यदि कैथोड रे जो ट्यूब है उसमें जो इलेक्ट्रोड लिया गया था उसका मटेरियल हम बदल दे, उसका क्या मटेरियल बदले, सोना चांदी लोहा कॉपर कुछ भी यूज करे, तो क्या कैथोड रे बदल जाएगा? तो नहीं। लिखा गया है डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कोई भी मटेरियल किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे तो वो निकलेगा, उस पर किसी प्रकार की उसकी निर्भरता नहीं है। और लिखा गया है आज द नेचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन कैथोड रे, जो गैसें हैं, जो गैस उसमें लिया गया था, मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी गैस लिया गया था, उस गैस को बदलने पर क्या होगा? उस पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आया? तो यही आपको याद करना था कि उसमें वो जो गैस दिया गया उस पर निर्भर नहीं करता है, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये है, तुम क्या करना, टेस्ट सीरीज वाला देखना, देख करके देखो कैसे क्वेश्चन 30 साल में नीट में इससे पूछे गए हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ पहले जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, इन सब चीजों से संबंधित क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। उसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है।